नमस्कार बच्चों, 12th की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की ज़रूरत आपको कैसे पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी? देखिए, पहला तो आपका 12th में ही चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, जितने भी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, सबके अंदर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम ज़्यादा बात ना करके यहीं से स्टार्ट करते हैं। VVC क्लासेस का मतलब है वत्स विद्यार्थी केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वैसे तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, अगर देखा जाए तो क्या है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। प्रैक्टिकल में आप लोग जाते हैं और किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी या मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना आता है कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना नहीं आता। तो अगर हम नॉर्मलिटी की बात करें, नॉर्मलिटी जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आपको टाइम मिलेगा, लॉन्ग कोर्स में हमेशा टाइम मिलेगा लिखने का, क्लास के अंदर ही टाइम मिलेगा, इसलिए आप इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि आपको स्क्रीनशॉट खींचना होगा, ऐसा कुछ करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम चलेंगे, एक साथ चलेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको ये भी लग जाए कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा या ऐसा कुछ होगा, तो देखो बेटा, मैंने सिलेबस कंप्लीट करने की मेरी गारंटी है, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और हम आपको सिलेबस बिफोर बोर्ड से 15 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, इस बात की भी आपको चिंता नहीं करनी है। तो आप अगर ये सोचें, देखिए जाहिर सी बात है कि क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाती हैं। अब हमारी स्टार्टेड क्लासेस जो हो रही हैं वो आज से स्टार्ट हो रही है, जुलाई में स्टार्ट हो रही है, मिड जुलाई में स्टार्ट हो रही है। तो थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरी क्लासें अभी 4 दिन पर वीक चलेगी, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लासें 4 दिन पर वीक में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं फिर 5 डे पर वीक कर दूंगा। फिर आगे चल के अगर कुछ और ऐसा लगा तो 6 डे पर वीक कर दूंगा। उसमें कोई जो है फ़ीस की बढ़ोतरी नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी फ़ीस है आपकी वो मंथली फ़ीस है। इसमें क्या टेंडेंसी होगी, क्या तरीका होगा और क्या स्ट्रैटेजी होगी मेरी कोर्स ख़त्म करने की, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट मिलेगा, आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमारा जो नॉर्मलिटी है, जब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते थे तो क्या करते थे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट करते थे। गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए, हमको पता है कि ग्राम में मास दे दिया जाएगा,
हमको ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। लेकिन एक इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ रही है क्या, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एसिड का इक्विवेलेंट वेट अलग से निकलेगा, बेस का अलग तरीके से निकलेगा, सॉल्ट का अलग तरीके से निकलेगा, और जो भी ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनका अलग तरीके से निकलेगा, सबका अलग अलग तरीके से निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकाला जाए। आप देख रहे होंगे कि आपको टाइम मिल रहा है लिखने का, यहाँ पर जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आपको टाइम मिलता जा रहा है। तो ऐसे ही हमारी क्लास चलेगी जिसमें आपको टाइम मिलता जाएगा लिखने का। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, मास और वेट, मैं वेट भी बोल देता हूँ, मास भी बोल देता हूँ, हमारे लिए एक ही बात रहेगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हमारा मेन टारगेट है कि हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास को हम निकाल लें। तो हम अगर इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे तो हम नॉर्मलिटी पर आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो ब्रेकर है वो कौन है, इक्विवेलेंट वेट है। तो अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की। तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है, वेट या मास, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको बार बार इक्विवेलेंट वेट लिखने के लिए इतना लंबा ना लिखना पड़े, आप केवल ई से काम चला सकें। अब ई जो होगा, ई क्या होता है, ई होता है मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट और मोलर मास। भाई इक्विवेलेंट वेट की जगह मास बोल सकते हैं, जैसे एक जगह मास बोल दिया, एक जगह वेट बोल दिया, तो आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, मॉलिक्यूलर वेट या मास भी एक मोल का मास होता है, और एटॉमिक वेट या मास भी एक मोल का मास। एटम होगा तो एटॉमिक ले लेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर ले लेंगे। अपॉन किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, और ये जो नंबर है ये क्या है, एन फैक्टर, या कुछ लोग इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। एन फैक्टर या कुछ लोग इसको वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। हम एन फैक्टर बोल के काम चलाएंगे, कोई भी एक ही बोलेंगे तो हम एन फैक्टर बोल के काम चलाएंगे। किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट दिया हो उसमें एन फैक्टर से डिवाइड कर देना है, या वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देना है। जो आएगा वो होगा क्या, उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। अब मेन टारगेट ये है कि ये एन फैक्टर निकाला कैसे जाए। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर भी अलग अलग होता है, अलग अलग फैक्टर सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर अलग अलग होता है। तो अब एन फैक्टर कैसे अलग अलग होता है ये भी देख लिया जाए। एन फैक्टर जो होगा वो एसिड का अलग तरीके से निकलेगा, बेस का अलग तरीके से निकलेगा, सॉल्ट का अलग तरीके से निकलेगा, एटम का अलग तरीके से निकलेगा, आयन का अलग तरीके से निकलेगा, कंपाउंड और एलिमेंट और आयन इन्वॉल्व इन रिएक्शन का अलग तरीके से निकलेगा। तो आप अगर ये 6 तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालना जान गए तो समझ लीजिए कि अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना ही नहीं आया, आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का 90% कॉन्सेप्ट आ गया। ये
ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन असली काम इसी में करना है। असली काम आपको इसी में करना है कि कैसे वैलेंसी फैक्टर निकाला जाए, कैसे एन फैक्टर निकाला जाए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एसिड की। सबसे पहले बात करेंगे हम एसिड की। एसिड की बात के लिए एसिड, तो अब हम ऐसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड तो हो गया ई। इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? ई। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, देखिए यहाँ बेसिसिटी टर्म अलग है, और जब आप ऑर्गेनिक में बेसिस आप बोलते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो वहाँ बेसिसिटी का मीनिंग अलग होता है और यहाँ बेसिसिटी का मीनिंग अलग है। ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें। वहाँ बेसिसिटी का मीनिंग है स्ट्रेंथ से बेस की, और यहाँ पर बेसिसिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ H+ आयन डोनेटेड बाय एसिड। नंबर ऑफ H+ आयन डोनेटेड बाय एसिड। तो दोनों जब मैं वहाँ आऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो यहाँ बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? सबसे पहले ये जाना जाए कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड के लिए आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड जितना H+ देगा उसको बोला जाएगा। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमको कुछ चीज़ें नहीं पता, जैसे हमें मोल निकालना नहीं आता, तो आप इस बात की चिंता मत करिए। तो हमारा डेमो क्लास है, इसमें हमने स्टार्ट किया है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उस टॉपिक में आपका पहला जो चैप्टर होगा वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा मोल कॉन्सेप्ट। ये 3 11th के चैप्टर पढ़ाने के बाद ही मैं फिजिकल पे आऊँगा, और उसके बाद जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो ऑर्गेनिक में पहले मैं आपको IUPAC नेम, आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन, ये चारों चैप्टर 11th का पढ़ाने के बाद मैं 12th वाले पे आऊँगा। अगर आपको ये लगे कि सर टाइम इतना कहाँ है, टाइम आप वो मैनेज करना मेरा काम है, वो आपकी चिंता नहीं है। आपका काम है केवल पढ़ना, नोट्स बनाना, मैं जो असाइनमेंट दूँ वो करना, और या मैं कोई बुक बताऊं तो उस बुक को सॉल्व करना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना मेरे बताए आप कोई बुक नहीं खरीदेंगे। अगर आप कोई बुक जैसे आप सभी लोग एक बुक खरीदेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम एक साथ सबका डाउट बता सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग तरह की किताबें खरीद लेते हैं तो आप मुझे, तब भी आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन आप क्या है, फिर मुझे आप पर्सनल मैसेज करेंगे कि सर मुझे ये डाउट बता दीजिए। 100 बच्चों से ज़्यादा मुझे लेना नहीं है, तो इसलिए हैंडल करना बड़ा आसान है, और मैं अपने 100 बच्चों को बड़े आराम से हैंडल कर लूँगा। जब डाउट की बात आएगी तो मैं आप लोगों को डाउट की टाइमिंग बता दूंगा कि इस टाइमिंग पर आप मुझसे पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, और वैसे जो आपके क्लास डाउट होंगे और जो असाइनमेंट के क्लास के डाउट होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय 1 मोल ऑफ एसिड। ठीक है, अब 1 मोल एसिड कितना H+ आयन देगा, और करके एक और लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर
यही लिख देते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाई लुईस एसिड, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाई लुईस एसिड। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड like H2SO4, H3PO4, H3PO3, HClO4, HNO3 एट्सेट्रा। ऑक्सी एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो जाए, और एसिड तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, ऐसा एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन भी आ जाए, उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सी एसिड। इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड लाइक H2SO4, H3PO4, H3PO3, HNO3, HClO4 एट्सेट्रा, only those H plus ions are detachable which are attached with oxygen, विच आर अटैच विथ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन से अटैच होंगे केवल वही H+ को आप निकालेंगे, बाकी H+ को आप नहीं निकालेंगे, बाकी H जो दूसरे एटम से जुड़ा होगा उसको आप नहीं निकालेंगे ऑक्सी एसिड के केस में। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ एसिड लेते हैं और उनकी आपको बेसिसिटी, एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, मतलब एन फैक्टर को क्या बोलते हैं, एसिड की एसिड के एन फैक्टर को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। तो ये मैं मिटाऊँ, आप बोल तो पाएंगे नहीं, ठीक है, ऊपर से करते हैं। ऊपर से करते हैं, तब तक आप लिख लेंगे। से हमारे पास है एसिड और यहाँ पर है बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है हमारा, एन फैक्टर है। एन फैक्टर क्या है, वो नंबर है जिससे आप मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास HCl है, तो HCl कितना H+ देगा, 1, तो नंबर ऑफ H+ जितना देगा वही होगा 1। ठीक है, अगर आपके पास H2S है तो ये कितना है, 2 है। अगर आपके पास H2SO4 है तो ये कितना है, 2 है। अगर आपके पास H3PO4 है तो ये कितना है, 3 है। अगर आपके पास H3PO3 है तो ये कितना है, 2 है। अब तो मिटा सकते हैं बच्चों। अगर आपके पास H3PO2 है तो ये कितना है, 1 है। अगर आपके पास H3BO3 है तो ये कितना है, 1 है। अगर आपके पास HCOOH है तो ये कितना है, 1 है। अगर आपके पास CH3COOH है तो ये कितना है, 1 है। अगर आपके पास COOH है तो ये कितना है, 2 है। इस तरीके से मैंने कुछ एसिड लेकर आपको समझाए कि कैसे आपको क्लियर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ, तो सॉरी एन फैक्टर कैसे क्लियर होगा। तो अब आपको जिनमें डाउट है मैं बताता हूँ। आपको किसी और में डाउट होगा तो आप वीडियो देखने के बाद मुझे बता देंगे। जैसे आपको डाउट जो होगा वो इसमें हो सकता है, इन सभी में हो सकता है। क्यों भाई ये सब समझ में आ रहा है कि इसमें 1 H है तो इसलिए 1 दे रहा है, इसमें 2 H है इसमें 2 दे रहा है, ये 2।
देखिए इसमें 2H है तो ये 2 दे रहा है, ये H2SO4 जानते हैं। इसमें 3H है, 3 दे रहा है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसमें 3 है पर 2 ही क्यों दे रहा है, ठीक, ये सारी बातें मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। H3PO4 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा। H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा। H3PO2 का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा। HBOH H। हाँ, मैंने यहाँ तक बनाया, अभी यहाँ तक बनाया। तो अब आप देखिए कि केवल वही H+ रिलीज होते हैं जो किससे अटैच्ड होते हैं, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से अटैच्ड हुआ तो ये और ये टूट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे ऑक्सीजन से 3 अटैच्ड है तो ये 3 टूट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पे ऑक्सीजन से केवल 2 अटैच्ड है, तीसरा वाला फॉस्फोरस से अटैच्ड है तो तीसरा वाला नहीं टूटेगा, तो H3PO3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर ऑक्सीजन से केवल 1 अटैच्ड है, बाकी दोनों फॉस्फोरस से अटैच्ड हैं, तो H3PO2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। H3BO3 ये थोड़ा सा खास बात है। अब आपको लगेगा सर 3 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच भी हैं, उसके बाद भी 1 बोला आपने। उसके बाद इसलिए बोला क्योंकि इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब एक बोरॉन जो होता है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ऑक्सीजन उसके साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉनों की, तो हर यहाँ पर जैसे एक ऑक्सीजन ने दिया, एक बोरॉन ने दिया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरॉन अगर ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपना मान लेता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इसका क्या नहीं पूरा है, ऑक्टेट नहीं पूरा है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उसको लुईस एसिड बोलते हैं। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उसको क्या बोलेंगे हम, लुईस एसिड। तो अब ये क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। तो अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर चाहिए। तो हमारी डेफिनेशन में हमने बोला कि जितने भी लोन पेयर कोई लुईस एसिड लेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो इसको जब अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये एक लोन पेयर लेगा, इसीलिए इसका बेसिसिटी कितना है, 1 है। ठीक है, ये बना लिया होगा आप लोगों ने। अब जैसे HCOOH है तो HCOOH को भी बना के देख लिया जाए। तो अब देखिए ये वाला H तो टूटेगा लेकिन ये वाला नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, उधर वाला ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो टूटेगा। CH3COOH में भी यही बात है कि CH3COOH में एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, बाकी 3 हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़े हैं। फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड था और ये है ऑक्जेलिक एसिड। तो जब ऑक्जेलिक एसिड की बात आई तो ऑक्सीजन कितने अटैच्ड हैं, मतलब हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं ऑक्सीजन से, तो 2। तो 2 है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये तो बात हुई एसिड की। तो जैसे अगर हम बात करें, ये मिटा दें इसको, जैसे हम बात करें कि क्वेश्चन ले लें,
फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ गिवन कंपाउंड्स। अब गिवन कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जिसमें अभी हमने पढ़ा क्या है, केवल एसिड। तो हम बात भी कर रहे हैं कि केवल एसिड की, बेस की तो देंगे नहीं, सॉल्ट का तो आपको देंगे नहीं। तो सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं। तो एसिड की बात करेंगे तो जैसे क्वेश्चन 1 H2SO4, क्वेश्चन 2 H3PO4, क्वेश्चन 3 H3PO3, क्वेश्चन 4 COOH। ये हमने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए कि चारों क्वेश्चन का आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे आप? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और एसिड के लिए एन फैक्टर क्या है? बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? जितने H+ वो देता है उसी को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड है वो H2SO4 है। सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड है वो कौन है? H2SO4 है। अब जो H2SO4 है उसको आपने देखा कि अभी स्ट्रक्चर बनाया था तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच था, तो इसका E। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट, पहले आप मॉलिक्यूलर वेट नहीं जानते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे पहले। सबका एटॉमिक मास जोड़ के आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो 98 आता है। अब 2 H+ देता है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 49। दूसरा क्वेश्चन, जब हम H3PO4 की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा E/98/3। अच्छा, H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास भी 98 ही होता है, तो आप यहाँ पर 98 लिखकर 3 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 6, 6। ठीक है, तो आप 32.66 इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हैं। तीसरा जो हमारा है वो H3PO4 है। तीसरा हमारा H3PO3 है, 4 नहीं है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए निकाल लेते हैं। तो ये इसका कितना है? ऑक्सीजन 48 हो गया, 3 ऑक्सीजन है, ये 31 हो गया, और ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये 9 और 3 12, 2 1, तो ये आ गया कितना? 82। अब ये 82 हो गया, और आपने देखा था कि अभी इसके अंदर जो हमने एन फैक्टर बताया था वो कितना बताया था? 2 बताया था, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 41। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? COOH। अब COOH क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। इक्विवेलेंट वेट निकालना हो 2 H+ देगा। तो ऑक्जेलिक एसिड, अच्छा देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑक्जेलिक एसिड ऐसे दे दे स्ट्रक्चर, या फिर देता है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, तो वो ऑक्जेलिक एसिड का क्रिस्टल अगर वो बोल दे, क्रिस्टल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो वो जो होता है क्रिस्टल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो वो होता है COOH.2H2O। तब आपको इतने बड़े का मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ जाता है। मतलब आप COOH का मॉलिक्यूलर मास लेंगे जो कि 90 आएगा, प्लस 36, दो वाटर का मॉलिक्यूल है, 36 आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 126 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी क्या आ रहा है? 90। 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 45 आ गया। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये एसिड की बात हो रही है कि एसिड अगर है आपके पास तो एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? बेस की। अब हम बात करेंगे बेस की। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो मतलब बेसिसिटी, एसिडिटी की बात करते हैं।
तो आप बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। आप हेडिंग डाल के लिखते जाइएगा। जैसे ये नंबर 2 है, वो वाला क्या था, नंबर 1 था। तो जब हम ई लिखते हैं इसके लिए, तो ई लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। तो अब हमें मॉलिक्यूलर वेट तो पता है, हमें मेन जानना है कि एसिडिटी ऑफ बेस होता क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस और नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय अ लुईस बेस। कोई भी बेस जितना लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाई अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस। OH माइनस जितना डोनेट करेगा वो उसका क्या होगा, एसिडिटी होगा। और नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाई अ लुईस बेस, वो भी क्या होगा, एसिडिटी होगा। जैसे उसमें क्या था, H+ डोनेट कर रहा था और लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था। इसमें OH माइनस डोनेट करेगा और लोन पेयर को भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, ठीक है। मिटाते इसको, लिख लिया होगा आप लोगों ने। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ हमने बेस ले लिया और यहाँ ले लिया हमने एसिडिटी। एसिडिटी क्या है, N फैक्टर है किसके लिए, बेस के लिए। तो अगर हमने NaOH लिया तो ये कितना OH माइनस देगा, 1। KOH लिया तो ये कितना देगा, 1। CaOH ट्वाइस ले लेंगे तो कितना देगा, 2, ठीक है। AlOH थ्राइस ले लेंगे तो कितना देगा, 3। तो जितना भी OH माइनस डोनेट कर सकता है वो होगा। जैसे कि NH3 ले लिया तो NH3 क्या करेगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा। NH3 एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। जैसे आपने ले लिया Cn माइनस ले लिया तो Cn माइनस भी क्या करता है कि एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर देता है। तो इसका भी क्या हो गया, 1। जैसे आपने वाटर ले लिया तो वाटर क्या करता है कि वाटर जो है ना, वाटर एसिड भी है बेस भी है। वाटर H+ भी दे सकता है, OH माइनस भी दे सकता है। मतलब जब H+ देगा तो बचेगा क्या, OH माइनस। तो OH माइनस H+ दोनों दे सकता है, तो एसिड बेस दोनों की तरह ट्रीट होता है। अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये 1। तो वाटर के केस में वाटर जो होता है वो H+ डोनर भी है, OH माइनस डोनर भी है और लोन पेयर डोनर भी है। लेकिन वाटर के पास 2 लोन पेयर होता है, पर 2 लोन पेयर में से वो देता कितना है, केवल 1 लोन पेयर। क्योंकि वाटर के पास जब 1 लोन पेयर दे देता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे समझा देते हैं आपको, जब ये ऐसे डोनेट करता है एक लोन पेयर तो यहाँ पर HOH+ चार्ज आता है। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है, लेकिन इस प्लस चार्ज आने की वजह से
ये लोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ इतना अट्रैक्टेड हो जाता है कि ये दूसरा वाला लोन पेयर किसी को डोनेट कभी नहीं होता। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन जो होता है वो नॉर्मल 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर किसी को लोन पेयर डोनेट करे तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड से ज़्यादा वो नहीं बना सकता। तो जैसे वाटर है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास RNH2 है, कोई भी एमीन, तो RNH2 है तो वो क्या करेगा, वो एक ही डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे आपके पास NH2CO NH2 है, ये क्या है, यूरिया है, ये यूरिया है, तो यूरिया भी क्या करेगा, एक ही डोनेट करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर यूरिया के पास तो 2 लोन पेयर है तो एक डोनेट क्यों कर रहा है। तो देखिए किसी भी एक टाइम पर यूरिया का एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक लोन पेयर खाली रहेगा। अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये खाली रहेगा, तो जो खाली रहेगा वही डोनेट होगा। तो इसलिए इसका जो एसिडिटी होगा कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से मैंने सबकी एसिडिटी आपको बताई। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे दे दूं, एसिडिटी आपको समझ में आ गया है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देख के बताता हूँ। Find equivalent weight of following compounds। जैसे पहला हमने ले लिया NaOH, दूसरा ले लिया हमने COH ट्वाइस, तीसरा ले लिया हमने अमोनिया, चौथा ले लिया हमने यूरिया। 4 कंपाउंड हमने ले लिए, ठीक है। अब अगर आप अमोनिया नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई R ग्रुप लगाकर NH2 लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप NaOH, सबसे पहले NaOH की बात करें तो NaOH के लिए मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है, 40। अब 40 में कितना OH डोनेट कर रहा है, 1, तो ये इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 40। दूसरा जो है वो CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस का जो इक्विवेलेंट वेट निकलेगा तो CaOH ट्वाइस का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आएगा, 74। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 74। 74 में आपने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, 74 में आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 37। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम एनिलीन है। अब एनिलीन का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए C6H7N, ये इसका फॉर्मूले का मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला है। तो 12 × 6 72 + 7 + 14। अब इनको जोड़ दिया जाए, आ गया आपका कितना, 93। तो जब हम तीसरे वाले का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट 93 बाई कितना, 1, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो डोनेट करेगा। अच्छा, चौथा है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का होता है NH2CO NH2। अब इसके 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो बचेगा कितना, एक लोन पेयर। तो जब एक लोन पेयर बचेगा तो हम इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट = 60/1, ये क्या हो जाएगा, 60। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 60 होता है। अब क्या है कि इन सभी को आप लिख लेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों को कैसे करना है आपको घर जाके जब रिवाइज करेंगे आप, तो इसके नीचे के आंसर को किसी कॉपी से छुपा लेंगे और फिर इन क्वेश्चनों को दोबारा करेंगे। कुछ लोगों को आसान लग सकता है, कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। एक क्लास में हर एक ही तरह का बच्चा नहीं होता,
कई बच्चे होते हैं जो आंसर जल्दी दे देते हैं, कई बच्चे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट वीक होता है। तो हम जो है हम ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, हम उन बच्चों के लिए बात करते हैं जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, क्योंकि जो बच्चे स्ट्रांग होते हैं, तेज होते हैं, वो पर्सनल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर करते रहते हैं, काम चलाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं उनको क्लास में जो चीज़ें नहीं समझ में आती, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि पहले तो वो खुद सॉल्व करें इसको। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो ग्रुप में ना डाल के पर्सनली मुझे डाल दें, क्योंकि ग्रुप में डालने से कई बार क्या होता है कि बच्चे को, ग्रुप में जो बच्चे रहते हैं उसमें क्या होता है कि ग्रुप में कोई बच्चा आंसर कर देता है। जैसे ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन डाला तो ग्रुप में ही किसी बच्चे ने आंसर कर दिया, ठीक है। अच्छा, सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। एक तो ग्रुप में डिस्कशन होने लगता है। दूसरा क्या होता है कि जब आप ग्रुप में डालते हैं कोई बच्चा या 2-4 बच्चे या 10 बच्चे मान लीजिए एक्सप्लेन कर दिए, तो आपको एक इन्फीरियरिटी सी फील होती है कि यार इतने बच्चे कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस डर, ये डर अपने मन में कभी नहीं बैठने देना है। शुरुआत सभी लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, मेहनत आपको भी करना है, उनको भी करना है। बस आपको अगर ये लग जाए कि मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। जब आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करेंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप मुझे जो डाउट भेजेंगे मैं उसको सॉल्व कर दूँगा, जिससे आप धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगेंगे। और लंबे समय का घोड़ा वही होता है जो पहले स्लो और बाद में तेज चलता है। जो शुरुआत में बहुत तेज चलता है वो आगे चल के थक जाता है। एग्ज़ाम दूर है, बहुत दूर भी नहीं है, दूर है, और टाइम कम है। तो टाइम कम होने के कारण हमारा जो टॉपिक होगा इसमें हम, जैसे मैंने आपको बोला कि हम इस क्लास में 1 घंटे का आपको लेक्चर देंगे, और 1 घंटे का लेक्चर देंगे, और आधे घंटे आपको इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप अपने सारे डाउट मेरे से क्लियर कर सकें। और अगर आप डाउट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद भी जो टाइम बचता है उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उस वैरायटी के क्वेश्चंस को करेंगे। समझ गए? तो आप धैर्य रखिएगा, चिंता मत करिएगा और मेहनत करते रहिएगा। आइए एक और देखिए, आपने देखा कि मैं YouTube पर कभी मैंने ये बात नहीं बोली कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये कर लो 100 से सीधे 600 पे पहुंच जाओगे, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। मैं ये जानता हूँ कि एक चैप्टर भी छोड़ने पर किस्मत इतनी ख़राब होती है कि उसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैं ये 10 मिनट की वीडियो में कैसे बोल सकता हूँ कि ये कर लो ऐसे हो जाएगा, वो कर लो ऐसे हो जाएगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, सीधे सीधे बोल देता हूँ। किसी का मुझे नहीं समझ में आता है ना, तो मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ कि भाई तेरा नहीं होगा, तो जिस तरीके से चल रहा है तेरा नहीं होगा, तुझे चलना है तो मेरी तरीके से चलना पड़ेगा। क्योंकि ये 20 साल का एक्सपीरियंस प्लस 21वां साल जो आप लोग अब ये करेंगे, हमारा 21 साल का एक्सपीरियंस जुड़ेगा तुम्हारे साथ, तब जाके तुम सेलेक्ट हो पाओगे। तो इसलिए आपको हमेशा ही वो काम करना है जो मैं बोलता जाऊंगा, जो मैं होमवर्क देता जाऊंगा, जो मैं सीट देता जाऊंगा, उसको लगातार करते जाना है। टाइम निकालना है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे जैसे टाइम निकालना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ते हुए कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि बेटा ये काम कर दो, वो काम कर दो, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है। हाँ, अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो उस समय वो काम आपको बोल सकते हैं कि बेटा ये काम कर दो, वो काम कर दो, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे कभी भी। तो जब सामने वाला व्यक्ति इतना त्याग कर रहा है तो आपको भी अपने लिए इतना करना चाहिए। ठीक है,
तो ये तो बात हुई बेस एसिड की, बेस की। तीसरी बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट की, ठीक है। कमियां ढूंढने वाले कमियां ढूंढते हैं। अब जैसे कई लोग कमियां ढूंढते हुए ये ढूंढ लेते हैं कि सर आपने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी। क्या फर्क पड़ता है यार, तुमको कौन सा लंदन जाना, अंग्रेज का बच्चा बनना है कि तुमको जो है स्पेलिंग गलत लिख दी। अरे तुम जानते हो, तुम सही कर लो उसको। अच्छाई ढूंढने वाले लोग ये ढूंढते हैं कि क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, और हमको ये समझ में आया कि नहीं आया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट में क्या करना है? E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन और एनायन रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। अब आपको कोई एक ही देखना है, या तो कैटायन देखना है या तो एनायन देखना है, दोनों नहीं देखना है आपको। कैटायन देखिए या तो एनायन देखिए, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल बाई चार्ज, ये नहीं कि एसिडिक बेसिक में न्यूट्रल बोल दिया। न्यूट्रल होता है बाई चार्ज। तो चार्ज ऑन कैटायन हमेशा इक्वल होगा चार्ज ऑन एनायन के। चार्ज ऑन कैटायन, कैटायंस लिखिएगा यहाँ पे एनायंस। चार्ज ऑन कैटायंस ऑलवेज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायंस। और ये किसके लिए है? फॉर सॉल्ट के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि भाई NaCl है, तो Na प्लस एंड Cl माइनस, दोनों पे देखिए चार्ज एक एक है। प्लस माइनस नहीं देखना है, चार्ज के अमाउंट देखना है कितना, एक एक है। जैसे मैं बोलूँ Na2SO4, तो Na2SO4 में Na प्लस पे एक और SO4 पे दो माइनस आपको दिखेगा, तो आप बोलोगे कि सर +1 +2 हो गया, तो अलग हो गया। लेकिन Na 2 है, तो एक Na का +1, तो 2 Na मिल गया, तो कैटायन पे चार्ज कितना हो गया? +2 हो गया। और एनायन पे कितना है? -2 हो गया, तो चार्ज बराबर। तो दोनों में से किसी का भी एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है, साइन नहीं लेना, मैग्नीट्यूड लेकर यहाँ पर क्या करना है? डिवाइड कर देना है। आइए समझाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन ले लिया, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। गिवन कंपाउंड या फॉलोइंग कंपाउंड। अब जैसे हमारे पास है LiCl है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। जैसे है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये पहला ले लो, ये दूसरा ले लो, ये तीसरा ले लो, चौथा भी ले लेते हैं। तो अब
चौथा जैसे Mg थ्राइस PO4 ट्वाइस, ये सॉल्ट है, सभी सॉल्ट है। तो अब जैसे हमने पहला ले लिया तो E, तो अब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो बड़े बड़े कंपाउंड हो गए तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम मॉलिक्यूलर वेट के लिए M मान लेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, M है। और देखो LiCl क्या होगा, Li प्लस और Cl माइनस, अगर हम यहाँ पे बात करें तो Li प्लस एंड Cl माइनस, तो कितना चार्ज है, 1 है, तो 1 से डिवाइड, +1 -1 नहीं, सीधे 1। दूसरा जो हमारा है जैसे Al2SO4 थ्राइस है, तो E मॉलिक्यूलर वेट कितने से डिवाइड किया जाए, तो Al2 और SO4 थ्राइस, कितना SO4 है, 3, कितना Al है, 2, और एक Al पे कितना चार्ज है, +3। तो अगर आप चार्ज देखें तो ये कितना आ गया, 3 × 2 + 6, ये कितना आ गया, 3 × 2 -6, तो 6 दोनों में आएगा, +6 -6 से मतलब नहीं है, 6 दोनों में आएगा। तो दोनों के में से दोनों के 6 में से किसी भी एक का 6 ले लो, मैंने यही तो बोला था आपको, तो ये 6 आपने ले लिया। तीसरा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अब हमको क्या करना है, K2SO4 K प्लस SO4 2 माइनस 2Al3 प्लस, और SO4 कितना है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब कैटायन देखो कितना है, +2 + 6 कितना हो गया, 8, और एनायन कितना है, -8। भाई कैटायन +8 और एनायन कितना, -8। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर वाटर को आपने नहीं तोड़ा, तो बेटा वाटर सॉल्ट नहीं है ना। जब सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट के सामने वाटर नहीं टूटता, सॉल्ट के सामने वाटर नहीं टूटता। तो ये तो लिखने का तरीका है कि पोटास एलम को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब इक्विवेलेंट वेट निकाला जाएगा तो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन एनायन से ही निकाला जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट से नहीं निकाला जाएगा। समझ गए। तो ये आपका 8 आ रहा है, तो हमने इसको 8 से डिवाइड कर दिया। अब चौथा हमारा है Mg3PO4, कितने से डिवाइड करना है नहीं पता है, तो हमने पहले क्या किया, 3Mg2 प्लस एंड PO4 3 माइनस, कितना PO4 है, 2। तो देखिए 3 × 2 कितना, 6, 2 × 3 कितना, 6। तो इसका मतलब है कि कैटायन एनायन पे चार्ज अभी भी हमेशा कैटायन एनायन पे चार्ज क्या आएगा, बराबर आएगा, कोई भी एक ले लेना है। तो ये हमने ले लिया 6। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्ट का क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम की, कि भाई एटम का कैसे निकाला जाए, डायरेक्ट एटम, केवल एटम का। तो चौथा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, तो एटम का इक्विवेलेंट वेट E = होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट अपॉन क्या हो जाएगा, वैलेंसी। वैलेंसी से आप निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, किसी एटम का निकालना होगा तो एटम का इक्विवेलेंट, देखिए एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया तब फिर तो रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। खाली आपको बोल दिया कि भाई क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा या ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। तो E जो होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लें, मतलब हमारा एटम, यहाँ पर वैलेंसी एन फैक्टर,
तो ये वैलेंसी क्या होता है, पहले वैलेंसी के बारे में जान लिया जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट बाई atom to complete its ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। जैसे मान लीजिए आपके पास एटम है और यहाँ आपने वैलेंसी लिख दी। वैलेंसी मतलब कौन, एन फैक्टर। वैलेंसी मतलब कौन, एन फैक्टर। जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन ले लिया तो 1, आपने लिथियम ले लिया तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 1, आपने बेरियम ले लिया तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2, आपने ऑक्सीजन ले लिया तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपने सल्फर ले लिया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 करेगा। आपने क्लोरीन ले लिया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आपने नाइट्रोजन ले लिया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से एटम का आप निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो जितने ऑक्टेट या डुप्लेट, हाइड्रोजन का क्या होता है डुप्लेट, लिथियम भी डुप्लेट करना चाहता है, तो बेरिलियम भी डुप्लेट करना चाहता है। तो ये लोग डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे अगर हम बेरिलियम की बात करें, बोरॉन की बात करें, कार्बन की बात करें, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का लॉस करता है, बोरॉन के 3 है, 3 का, और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 का गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, तो 4 बोल देते हैं। जैसे फ्लोरीन है तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, लॉस 7 इलेक्ट्रॉन का नहीं करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी फैक्टर क्या बोलते हैं, 1 बोल देते हैं। तो इस तरीके से एटम का आप निकाल सकते हैं। एटम का निकालना आसान है, उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता एटम का, लेकिन इक्विवेलेंट वेट पढ़ा रहे हैं तो पूरा आपको बता दें। जो ये तो हुआ हमारा एसिड हुआ, बेस हुआ, सॉल्ट हुआ, एटम हुआ। अब हम 5वां जो है वो भी बता दें आपको, क्योंकि 5वां किसके लिए है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन मैं आपको समझाता हूँ, इसको ये मिटा देता हूँ। हम लिखते चलेंगे, मिटाते चलेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको क्लास, लाइव क्लास का माहौल समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पे वैलेंसी भी नहीं है, आयन है, आयनिक वेट ऑफ आयन। जैसे मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, एटम होता है एटॉमिक वेट बोलते हैं, आयन होता है तो आयनिक वेट बोल देते हैं, अपॉन चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन, तो चार्ज ऑन आयन ही क्या है आपका, एन फैक्टर है। चार्ज ऑन आयन ही क्या है, एन फैक्टर है, जिसको आप मॉलिक्यूलर आयनिक वेट में डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो जैसे आपका आयन और एन फैक्टर, जैसे NO3 माइनस है तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। जैसे SO4 2 माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। जैसे PO4 3 माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। जैसे FeCN6 4 माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। समझ पा रहे हैं मेरी बात।
जैसे आपने लिखा HCOO माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। जैसे आपने लिखा CS3COO माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। जैसे आपने लिख दिया NH4 प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। समझ पा रहे हैं? जैसे आपने लिख दिया NO प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। जैसे आपने लिखा Mg2 प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। जैसे आपने लिख दिया Al3 प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। तो इस तरीके से आप आयन पे चार्ज बता सकते हैं। जैसे Cn माइनस है तो कितना लिख देंगे 1। तो इस प्रकार आप चार्ज, जो भी चार्ज है उसी को डायरेक्ट आप लिख रहे हैं, प्लस माइनस में नहीं लिख रहे हैं, सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, एन फैक्टर आ रहा है। जैसे मान, अब आयनिक वेट क्या होता है किसी एक को लेकर बताएं तब समझ में आएगा। तो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। आप लोग कर चुके हैं, तुम तो कर ही चुकी हो, मतलब ये बाकी लोग कर चुके हैं। तो हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस PO4 3 माइनस Mg2 प्लस एंड Mg2 प्लस। इतने समझ में तो आ जाएगा आपको। तो SO4 2 माइनस, जैसे आप बोले कि सर FeCN64 माइनस का बना दीजिए, तो FeCN64 माइनस का क्या होगा कि आपको पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। चलिए हम FeCN64 माइनस भी लिख देते हैं। FeCN64 माइनस भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम इसको भी बता दें। तो सबसे पहले हमारा है SO4 2 माइनस, इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो E इज इक्वल टू सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन का 64, तो 64 प्लस 32 कितना हो गया 96। अब बिल्कुल जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही चार्ज भूल जाना है आपको। अब जैसे SO4 का क्या होगा बस ये निकाल देना है। 2 माइनस है 2 प्लस है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आयनिक मास बस सीधे एटम के मास को जोड़ के निकाल दिया जाता है। चार्ज कितना है 2 है, ठीक है। दूसरा जैसे PO4 है 3 माइनस, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो PO4 3 माइनस का होगा 95/3, 95/3, क्योंकि ये जैसे ये 32 था ये 31 है, बाकी सब सेम है, तो 96 की जगह पे क्या कर देंगे 95। जैसे आपके पास Mg2 प्लस है, तो इक्विवेलेंट वेट Mg2 प्लस का कितना होगा भाई, Mg का 24 होता है और चार्ज कितना है 2 है, ठीक है। अब इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना चाहिए, आयनिक मास निकाल लेना चाहिए। आयरन का 56 होता है, कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का कितना 14, तो ये कितना हो गया 12 और 14 कितना हो गया 26। अच्छा 26 6 है तो 26 × 6 तो 156 हो गया। तो अब हमने क्या करा इसमें 156 जोड़ दिया, भाई 2 ही चीज़ें तो हैं, कोई दिक्कत। कार्बन का कितना 12, नाइट्रोजन का कितना 14, दोनों को जोड़ा कितना आया 26, और कितने Cn है 6 है, तो 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 212। तो हमारा जो चौथा है वो FeCN64 माइनस, इसमें इक्विवेलेंट में निकालेंगे तो 212 अपॉन चार्ज कितना है 4, तो ये आप 4 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? तो अभी तक हमने बात करी इक्विवेलेंट वेट की, किसकी, एसिड की बात करी, बेस की बात करी, सॉल्ट की बात करी, एटम की बात करी और आयन की बात करी। अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम बात करेंगे ऐसे एलिमेंट की, ऐसे कंपाउंड की, ऐसे आयन की जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट
करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कल है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कल है, क्योंकि कल ही आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और कैसे चेंज निकालेंगे, कितने पे चेंज निकालेंगे, ये सारी बातें आपको कल पता चलेंगी। आज के लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा डाउट तो आज के लेक्चर में मैं नहीं पूछ सकता आप लोगों से, क्योंकि अभी आपको जो भी चीज़ें थी वो मैंने एक्सप्लेन ही करी हैं। एक दो क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। वैसे आज का कोई होमवर्क आपका अभी नहीं रहेगा, आज आप लोग बस इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।